मैं समंदर हूँ, लौट कर आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस बने बीजेपी विधायक दल के नेता। कल होगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। निर्मला सीतारमण बोली, एक है तो सेफ है। तो दिसंबर 2019 की विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। महाराष्ट्र में 2024 की हुई विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद उनका यह जुमला सच में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी मुंबई पहुंचे, जबकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आज सुबह मुंबई पहुंची थी। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को समूह नेता के रूप में नियुक्त किया गया। यदि विधिमंडल में सबसे बड़े दल के समूह को नेता का बहुमत मिलता है तो वह राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। ऐसे में यह तय है कि फडणवीस ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के सभी नवनियुक्त विधायकों ने फडणवीस के नाम को समर्थन किया। फडणवीस को निर्विरोध विधायक दल के नेता में चुना गया तो फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। सुबह करीब 10:30 बजे विधानसभा में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई थी। कोर कमेटी की बैठक में फडणवीस भी शामिल हुए। करीब आधे घंटे के चले इस मीटिंग में विधायक दल के नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर भाजपा की कोर कमेटी ने समर्थन दिखाया। इसके बाद प्रस्ताव को विधिमंडल सत्र में पेश किया गया। कोर कमेटी की बैठक में नवनिर्वाचित विधायकों के सामने सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटिल ने फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा। आशीष शेलार, पंकजा मुंडे ने समेत भाजपा नेता ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और फडणवीस को बधाई भी दी। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समूह नेता के रूप में फडणवीस का नाम चुने जाने की घोषणा उन्होंने सभा में की। मुझे लगता है कि एक ही प्रस्ताव आया हुआ है और कोई प्रस्ताव है पक्का? तो सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद फडणवीस ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के कारण यह साल ज्यादा अहम है। समस्त हिंदुस्थानामध्ये मोगली आक्रमणानंतर आमची श्रद्धास्थानं जी उद्ध्वस्त झाली होती त्या सर्व श्रद्धास्थानांचं पुनरुज्जीवन केलं। त्या राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचंही 300व जयंती वर्ष हेच आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की ही देखील एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे। त्यासोबत ज्यांनी इंग्रजांच्या विरुद्ध जल, जमीन आणि जंगल वाचवण्याचा लढा उभारला आणि खऱ्या अर्थानं इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडलं ते भगवान बिरसा मुंडा यांचीही 125वी जयंतीचं हे वर्ष या ठिकाणी आपण साजरं करतोय। ज्यांनी नवभारताची संकल्पना मांडली, जिची मुहूर्तमेढ केली, आज मोदीजींच्या नेतृत्वात जो नवभारत तयार होतोय त्याचा पायवा ठेवणारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजी यांचं देखील हे 100वे जयंती वर्ष आहे। त्यामुळे अशा या अत्यंत महत्त्वपूर्ण वर्षामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने ही सगळी जबाबदारी आज महायुतीवर या ठिकाणी सोपवलेली आहे। प्रचंड मोठी जबाबदारीची जाणीव करून देणारा अशा प्रकारचा जनादेश हा जनतेने आपल्याला दिलेला आहे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमें गर्व है कि हमारा एक ही विधायक पार्टी छोड़कर नहीं गया। यह अभूतपूर्व जनमत है जिसे पहले कभी किसी को नहीं मिला। मला या गोष्टीचा अभिमान आहे की 2.5 वर्षात एकही आमदार आपल्याला सोडून गेला नाही। सगळे आमदार, सगळे नेते संघर्ष करत होते
मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान करने में इतनी देर क्यों? बीजेपी ने बताई वजह। सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को विधायक गटनेता पद पर मिली नियुक्ति। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से घटनाक्रम हो रहा है। विधानसभा नतीजे में मतदाताओं द्वारा गठबंधन के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आखिरकार इन चर्चाओं पे से पर्दा उठ गया। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की बैठक के बाद विधायक दल के बैठक की सर्वसम्मति से पार्टी समूह नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने में इतनी देर क्यों हो रही है, यह सवाल हर किसी के मन में था। बीजेपी ने इसकी वजह बताई है। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव और उसके बाद अनुसमर्थन की प्रक्रिया हुई। जैसे ही फडणवीस को विधानमंडल में सबसे बड़ी पार्टी के समूह के नेता के रूप में नामांकित किया गया, महाराष्ट्र सरकार की ओर से मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की आधिकारिक सेट सामने आ गई, जिनमें महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया गया और आखिरकार ये बातें खत्म हो गई। इस पर बीजेपी पर्यवेक्षक विजय रूपानी ने पत्रकारों को प्रतिक्रिया दी। बीजेपी कोर कमेटी के बैठक में नियुक्ति के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को आजाद मैदान में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री लेंगे शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उपस्थिति में होगा शपथ ग्रहण समारोह। महायुति के नेताओं ने लिया शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा। सुरक्षा की दृष्टि से 5000 पुलिस कर्मियों को किया है तैनात। 5 दिसंबर को महानगर पालिका के सामने स्थित आजाद मैदान में नए सरकार का शपथ विधि समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह के लिए व्यापक तैयारियां भी की गई है। इस शपथ विधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 11 दिन बाद भाजपा विधायक दल के गटनेता के तौर पे देवेंद्र फडणवीस को चुना गया है। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने नाम का प्रस्ताव रखा। पंकजा मुंडे ने भी फडणवीस के नाम को समर्थन किया। सूत्रों के मुताबिक उप मुख्यमंत्री के लिए एकनाथ शिंदे और अजित पवार का नाम सामने आ रहा है। महायुति के विधायकों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, यह भी स्पष्ट होगा। आजाद मैदान में सुरक्षा की दृष्टि से 5000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा भाजपा की कोर कमेटी की बैठक भी संपन्न हो गई। इस बैठक में नए सरकार की नीतियों पर विचार विमर्श भी किया गया। आजाद मैदान में शपथ विधि का मंच तैयार किया गया है। शपथ विधि समारोह में देश भर से साधु संतों और मशहूर संगीतकारों के लिए भी 2 विशेष मंच बनाए गए हैं। भाजपा के देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे तथा चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, आशीष शेलार, रविंद्र चौहान, अतुल बचाव, सुधीर मुनगंटीवार, नितेश राणे, गणेश नाईक, मंगल प्रभात लोढ़ा, राहुल नार्वेकर, अतुल भातखलकर, शीतेंद्रराज भोसले, गोपीचंद पडलकर, माधुरी मिसाल, राधाकृष्ण विखे पाटिल, जय कुमार रावल यह मंत्री पद की शपथ लेंगे तथा शिवसेना से दीपक केसरकर, उदय सामंता, शंभूराज देसाई, गुलाबराव पाटिल यह मंत्री पद की शपथ लेंगे। एनसीपी के अजित पवार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्हीं के साथ धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, दिलीप वालसे पाटिल, अदिति तटकरे, धर्मबाबा आत्राम यह मंत्री पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए। महायुति यानी भाजपा, शिवसेना, शिंदे, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार को 230 सीटों से भारी बहुमत मिला। भाजपा की ओर से देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय हो चुका है। महायुति यानी भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी में एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का फार्मूला तय किया गया। भाजपा के 19, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार के 7 और शिवसेना के 5 नेता शपथ लेंगे। शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था। वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते। वही शिंदे गुट का तर्क है कि अगर उप मुख्यमंत्री का पद मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी उन्हें ही मिलना चाहिए। शाह के साथ बैठक में इसका कोई हल निकल नहीं पाया। पहले गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था। माना जा रहा है कि इस विवाद के चलते शाह की बैठक भी कैबिनेट गठन पर
कोई समाधान नहीं निकल सका। विशेषज्ञों की मानते हैं तो भाजपा गृह मंत्रालय का पद कभी हाथ से नहीं जाने देगी। भाजपा गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है। उन्होंने शिवसेना को स्वास्थ्य, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है। वहीं एनसीपी अजित पवार गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की है। साथ ही एनसीपी राज्य सरकार में 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद चाहती है। इसके अलावा विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि एनसीपी प्रफुल्ल पटेल के लिए केंद्र सरकार में कैबिनेट पद के साथ पार्टी में से एक वरिष्ठ नेता के लिए राज्यपाल पद की मांग कर रही है। अब आपको बता दें कि रिजल्ट आने के बाद अब तक क्या क्या हुआ। 23 नवंबर महाराष्ट्र विधानसभा का रिजल्ट आया। महायुति को 230 सीटों पर जीत हासिल हुई। भाजपा ने 132, शिवसेना ने 57 और एनसीपी अजित पवार गट ने 41 सीटों पर जीत हासिल की। 25 नवंबर एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला तय हुआ। महायुति की पार्टियों में हर 6-7 विधायक पर एक मंत्री पद के फॉर्मूला की बात सामने आई। इस हिसाब से भाजपा के 20 से 24, शिंदे गुट के 10 से 12 और अजित गुट के 8 से 10 विधायकों को मंत्री बना सकते थे। 27 नवंबर ठाणे में कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भाजपा का सीएम हमें मंजूर है, मुझे पद की लालसा नहीं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मेरे साथ खड़े रहे, अब वो जो फैसला लेंगे हमें स्वीकार होगा। 28 नवंबर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने दिल्ली में करीब 2.5 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की। शिंदे ने आधे घंटे तक शाह से अकेले मुलाकात की। हाईकमांड ने शिंदे को उप मुख्यमंत्री या केंद्र में मंत्री पद का ऑफर किया। 29 नवंबर महायुति की बैठक टाल दी गई। एकनाथ शिंदे अचानक सातारा चले गए। शिवसेना मुख्यमंत्री पद के बदले गृह और वित्त मंत्रालय मांग गई। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, अगर शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करते तो पार्टी में से ही दूसरा चेहरा यह पद संभालेगा। 1 दिसंबर शिंदे 2 दिन अपने गांव सातारा रहे। 30 नवंबर को उनकी तबीयत बिगड़ गई। मुंबई से आए डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। रविवार को वो सातारा के एक मंदिर गए। कुछ देर बाद मीडिया से बातचीत की। वहां उन्होंने कहा कि व्यस्त चुनावी कार्यक्रमों के बाद मैं यहाँ आराम करने आया हूँ। प्रधानमंत्री मोदी और शाह जिसे मुख्यमंत्री तय करेंगे वो मुझे स्वीकार है। 2 दिसंबर भाजपा ने महाराष्ट्र के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आजाद मैदान में शपथ समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। 3 दिसंबर एकनाथ शिंदे 4 दिन बाद ठाणे से मुंबई लौटे। शाम को फडणवीस से उन्होंने आधे घंटे की मुलाकात की। शिंदे ने शिवसेना विधायकों के साथ बैठक भी की और आज 4 दिसंबर को भाजपा कोर कमेटी की बैठक में निर्विरोध फडणवीस को विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तो अब देवेंद्र फडणवीस कल 5 दिसंबर को तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी और विधानसभा के विशेष सत्र की तारीख तय कर राज्यपाल को सूचित कर दिया जाएगा। 7 से 9 दिसंबर तक विशेष सत्र आयोजित करने की संभावना है। इसके बाद नागपुर में सरकार का पहला शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो सकता है, जिसकी तैयारियां नागपुर में शुरू हो गई है। कांग्रेस के नाना पटोले ने चुनाव आयोग पर किए आरोप। ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी उठाए सवाल। आयोग की निष्पक्षता पर भी किया संदेह। आदर्श आचार संहिता का पालन न होने का किया आरोप। काय सांगाल देवेंद्र फडणवीस यांना भाजपाने गटनेता निवडलेला आहे, एकंदरीत आता मुख्यमंत्री होण्याचे त्याचे आलेले आहे। तर शुभेच्छाच आहे काय ही, पण ही सरकार जनतेच्या मतातली नाही। मार्कंडवाडीतल्या ज्या पद्धतीने लोकांच्या भावना व्यक्त केल्यात आणि काल त्यांनी स्वतःच्या पैशांनीच बूथ लावून मतदान करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आणि आम्ही दिलेली मतं ही ज्या उमेदवाराला दिली त्या उमेदवाराला गेली नाहीत आणि हे दुसऱ्या उमेदवाराला गेलेली आहे, अशा पद्धतीचा आक्षेप त्यांचा आहे।
जवळपास 2500 मतदानाचं गाव हे आहे. आता 2500 मतदानाच्या गावाच्या लोकांचं या पद्धतीचं मत असेल, महाराष्ट्रामध्ये ती परिस्थिती आहे. आणि सरकारने काल ज्या पद्धतीनं त्यांना त्यांच्या मताचा अधिकारापासूनच त्यांना दूर ठेवण्याचा जो प्रयत्न केला, पोलिसांच्या दबावाखाली 144 कलम लावून जमावबंदीचा आदेश त्या ठिकाणी लावलेत आणि त्यांना कारवाई करण्याची भीती दाखवली. त्यांचे सगळे बायलेट आणि त्यांचे सगळे त्या पेट्या सगळ्या तिथून उचलून नेल्या गेल्या. हे खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या रूपाने एक ठोकशाही या हुकुमशाही आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे का, हा एक प्रयत्न त्या ठिकाणी आहे. त्यामुळे या सगळ्या व्यवस्थेवरची चर्चा होणं गरजेचं आहे. हे प्रत्येक पक्षाचा गटनेता होणार, ते चालत राहणार, ही एक पद्धत आहेच. पण एक गोष्ट या ठिकाणी प्रामुख्याने आहे की लोकांच्या मताचा अधिकार हा लोकशाहीमधला सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. पण तोच अधिकार अबाधित आहे की नाही, हा प्रश्न आज महाराष्ट्राच्या निमित्तानं देशपातळीवर याच्यावर होते आहे. कालच्या मार्कंडवाडीच्या प्रयत्नांमुळे देश हल्ला, अनेक नॅशनल चॅनलनी याच्यावर डिबेट आणलेत, त्याच्यावरही चर्चा झाली. आणि जे पोलिसांच्याच माध्यमातून त्यांचं मत म्हणजे त्यांचं बूथ कॅप्चरिंगचं जे काम काल पोलिसांच्या माध्यमातून सरकारने करवलं, हे खऱ्या अर्थानं घृणास्पद आहे. त्यामुळे हे लोकांच्या मनातलं सरकार नाही असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. भाताची परीक्षा एका सीतावरून केली जाते, तशीच परिस्थिती आज महाराष्ट्रामध्ये आहे. नाना, सुधीर भाऊनी इंडियन एक्सप्रेसच्या मुलाखतीत सांगितलं आहे की लाडक्या बहीण योजनेचे जे जाहीरनामा सादर करण्यात आला होता 1500 ते 2100, ते जवळपास पुढच्या भाऊबीजापर्यंत होऊ शकतं आणि 2.5 लाखापेक्षा जास्त ज्यांचं हे आहे उत्पन्न, त्यांना हे लाभ मिळणार नाही असं. आता सरकारला सुरू तर होऊ द्या. हा जो संगीत खुर्चीचा जे तालीम चाललेली होती गेल्या 10 दिवसापासून, ते एकदा होऊ द्या म्हणा त्यांना, एवढी घाई कशाला. पण काल 2 मुलांनी पैसे नाहीत म्हणून ड्रग घेता आलं नाही आणि ड्रग घेता आलं नाही म्हणून त्यांनी आत्महत्या केली. हे महाराष्ट्रासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा काळा दिवस म्हटलं तर चालेल. महाराष्ट्र ड्रगच्या स्वाधीन करण्याचं पाप या सरकारने केलं. त्यामुळे तरुण पोरं मरतात आहेत, त्याच्यावरची काळजी होण्याची गरज आहे. आमचा देश तरुणांचा देश आहे. महाराष्ट्रात तरुणांची संख्या जास्त आहे आणि हे तरुणांची संख्या जास्त असताना महाराष्ट्रामध्ये तरुणांच्या जीवनाशी खेळण्याचं पाप जे सरकारच्या माध्यमातून सुरू आहे, गुजरातला ड्रग इथं आणायचा आणि महाराष्ट्रातले उद्योग गुजरातमध्ये पाठवायचे आणि सगळ्या तरुणांना ड्रगच्या स्वाधीन करायचं पाप जे चाललेलं आहे, त्याच्यावरची चर्चा व्हायला पाहिजे. आणि त्यासाठी सरकारच्या उपाययोजना काय करतायत सरकार त्याच्यावर बोलायला तयार नाही. त्यामुळे हे लाडकी बहीण वगैरे हे जे चाललेलं आहे, एकीकडे महागाई वाढवून टाकली, तसं निवडणुका झाल्या तशीच महागाई वाढली. त्यामुळे पैसे तर उलटे त्यांच्या खिशातून काढणं चालूच आहे. त्यामुळे त्या विषयावरची चर्चा विधानसभेत आम्ही करू. त्यांना आत्ता काय बोलायचं आहे, कोणतं खातं भेटते की नाही भेटत, त्याच्यामुळे अजून त्याही चर्चा आहे. त्याच्यामुळे आत्ता त्याच्यावरची चर्चा होऊ शकत नाही. विधानसभेत तर एक उपमुख्यमंत्री दिल्लीत आहे, एक काल हॉस्पिटलला गेले होते, कसं बघताय? मी संगीत खुर्ची हा शब्द वापरला. हा ज्या सरकारसाठी खऱ्या अर्थानं मोठं त्यांच्यासाठी आणि महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी बोध घेणारा हा विषय आहे. एकीकडे आम्हाला सांगायचं की सरकार 26 तारखेपर्यंतच या सरकारची मुदत आहे, राष्ट्रपती राजवट लागेल. मग आज आपण तर 3 तारखेमध्ये आलो, 4 तारखेमध्ये आलो, अजून झाले याला आता 26 आणि 4 8 दिवस झाले. का नाही राष्ट्रपती राजवट लागली? म्हणजे ही जी काही लोकशाहीची थट्टा करण्याचा जो प्रकार आहे, मागच्या वेळेस ते भगतसिंग कोश्यारी होते, त्यांनी एक वेगळी थट्टा केली आणि आताच्या राज्यपालांनी सुद्धा त्याच्यापेक्षा मोठी थट्टा केली. का नाही राष्ट्रपती राजवटीचं शिफारस माननीय राष्ट्रपती महोदयाकडे पाठवलं?
हे सगळे प्रश्न आहेत. त्यामुळे या लोकशाहीच्या व्यवस्थेवर एक मोठी चर्चा विधानसभेत घडवली पाहिजे अशी आमची भूमिका राहणार आहे. नाहीतर लोकशाही संपेल तर सरकार वगैरे हा सगळा विषय गौण आहे. आणि त्याच्यावर याच्यावरची चर्चा, याच्यावरची रेमेडी, लोकांचं मत जे आहे ते कसं कायम राहील, लोकांचा अधिकार कसा कायम राहील याच्यावरची चर्चा. सरकारला भीतीच नाही जनतेची. त्याचं कारण असं आहे की जनतेतली मनातली भीती सरकारच्या मनातून निघणं हाच खऱ्या अर्थानं लोकशाहीला घातक आहे. आणि म्हणून मनमानी पद्धतीनं महागाई वाढवायची, बेरोजगारी वाढवायची, खाजगीकरण करायचं. फडणवीसांनी सांगितलं की आम्ही खाजगीकरण करणार नाही. आता कंत्राटी बेसिसवर आम्ही